आज इस वीडियो में महत्वपूर्ण लेक्चर फैमिली के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे परिवार का अर्थ व परिभाषाएं, परिवार के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं जिनसे परिवार का निर्माण होता है और परिवार की क्या क्या विशेषताएं हैं। इससे संबंधित परिवार से संबंधित अपने 2 वीडियो लेक्चर होंगे। अगले लेक्चर में परिवार के प्रकार और परिवार के प्रकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड डेफिनेशंस ऑफ फैमिली। परिवार का अर्थ क्या होता है? परिवार समाज शास्त्र की एक मूलभूत और मौलिक इकाई है जिसे समाज की शुरुआत हुई। और जो ये परिवार है इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले क्या था? जो था सबसे पहले वो लिंग साम्यवाद या यौन साम्यवाद था। कोई व्यक्ति किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन स्थापित कर सकता था। इससे समस्याएं क्या आई कि बच्चे का न तो वंश का निर्धारण किया जा सकता था, न उसके पिता का निर्धारण किया जा सकता था, न कोई किसी तरह की सामाजिक सुरक्षा थी। जब व्यक्ति वृद्ध हो जाता था, बीमार हो जाता था, तो उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं होता था। तो जब परिवार है इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य एक तो ये था कि यौन इच्छाओं की पूर्ति करना और इसके साथ साथ संतान प्राप्त करके आर्थिक गतिविधियों में उनका सहयोग प्राप्त करना, वृद्धावस्था में उन्हीं संतान को अपना सहारा बनाकर वो हमारी देखभाल करें, और पत्नी है उससे प्रेम या सहयोग प्राप्त करना और अपने किसी आर्थिक और सामाजिक सभी कार्यों में उनको भागीदार बनाना। इन सब के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए परिवार नामक संस्था की स्थापना की गई। परिवार है ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है। इसी से व्यक्ति का विकास, व्यक्तित्व के विकास में ये महत्वपूर्ण योगदान देती है। तो यहाँ पर हम परिवार के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। क्वेश्चन आ सकता है परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार के आवश्यक तत्व तथा इसकी विशेषताओं को समझाइए। मानवीय इच्छाओं की पूर्ति ने विवाह को जन्म दिया। मानवीय इच्छाएं कौन सी? यौन इच्छाओं की पूर्ति, यौन या शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति, आर्थिक इच्छाओं की पूर्ति, सामाजिक सांस्कृतिक इच्छाओं की पूर्ति। इन सभी इच्छाओं की पूर्ति ने विवाह को जन्म दिया और विवाह से ही परिवार और नातेदारी बनी। विवाह परिवार है उसका आधार विवाह होता है। विवाह के पश्चात परिवार का निर्माण होता है, क्योंकि परिवार किसे कहेंगे? 2 व्यक्ति, एक स्त्री और एक पुरुष होगा, उनके बीच में यौन संबंध स्थापित होंगे और उनके संतान की प्राप्ति होगी, तो एक परिवार का निर्माण होगा। समाज ने यौन इच्छाओं की तृप्ति है या यौन संबंध स्थापित करने की जो अनुमति है वो वैवाहिक संस्था के माध्यम से दी है। तो इसीलिए यौन संबंध स्थापित करने के उपरांत ही प्रजनन होता है या संतान की प्राप्ति होती है। तो वो यौन संबंध की अनुमति विवाह देता है। तो परिवार का आधार विवाह हुआ और विवाह से ही नातेदारी विस्तृत होती है। परिवार मानव समाज की एक मौलिक और आधारभूत इकाई है। मौलिक और आधारभूत इकाई का मतलब इसी से समाज की शुरुआत होती है और सर्वप्रथम इकाई है वो परिवार है। यह व्यक्ति के समाजीकरण, इसमें रहकर व्यक्ति सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, नियमों को सीखता है और परिवार के सदस्य एक दूसरे के व्यवहार पर नियंत्रण भी रखते हैं। यह सार्वभौमिक और महत्वपूर्ण इकाई है। सार्वभौमिक इसलिए क्योंकि प्रत्येक समाज में ये पाई जाती है। अब देखिए परिवार की स्थापना का उद्देश्य एक ये भी है कि मनुष्य मरणशील है, मतलब मनुष्य की मृत्यु निश्चित है परंतु मानवता अमर है। बहुत अच्छी लाइन है, इसको अच्छे से आप देखिएगा। मनुष्य मरणशील है परंतु मानवता अमर है। इसका मतलब मनुष्य एक निश्चित अवधि के बाद मर जाएगा, उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु मानवता सदैव रहेगी। इस मानवता सदैव रहेगी। मनुष्य मरणशील है तो मनुष्य ने निरंतर प्रयास किए अपने आप को जीवित रखने के। उसने जड़ी बूटियों का आविष्कार किया, रसायनों का आविष्कार किया, बहुत सारी औषधि का आविष्कार किया, परंतु वो अपने आप को अमर नहीं बना सका। फिर उसने स्वयं को अमर बनाने के लिए एक रास्ता निकाला, वो था परिवार, विवाह। अब परिवार एक रास्ता कैसे था कि एक व्यक्ति है, उसका परिवार होगा, वो व्यक्ति तो मर जाएगा लेकिन वो अपने परिवार या अपने वंशजों के माध्यम से, अपने वंश के माध्यम से सदैव अमर रहेगा। तो इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य मरणशील है, मानवता अमर है। इस मानवता को अमर रखने में परिवार का एक महत्वपूर्ण योगदान है। इस मानवता के 2 ध्रुव है। परिवार है, इसके 2 मौलिक अंग है, एक स्त्री और एक पुरुष। उसको हम यूं भी कह सकते हैं भी स्त्री और पुरुष एक नदियों के 2 किनारों के समान है, जिनके बीच में जीवन की धारा निरंतर चलती रहती है। इसका मतलब क्या हुआ? स्त्री और पुरुष 2 किनारे हो गए जो सदैव मरते रहते हैं और पैदा होते रहते हैं, परंतु मानवता रूपी धारा जिसमें पानी है वो निरंतर स्त्री और पुरुष के कारण चलता रहता है, क्योंकि स्त्री और पुरुष जब वैवाहिक संस्था के माध्यम से यौन संबंध स्थापित करेंगे तो एक वैध संतान की प्राप्ति होगी जो इसके आगे वंश बढ़ाएगी।
मृत्यु या अमरता के इन दो विरोधी अवस्थाओं का समन्वय परिवार में ही हुआ है। परिवार शब्द है, ये अंग्रेजी भाषा के फैमिली शब्द का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली लैटिन भाषा के फैमुलस, ध्यान रखना है, कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है, फैमुलस है वो किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है। फैमुलस शब्द का प्रतिपादन एल्मर ने अपनी पुस्तक सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली में किया। तथा फैमिली शब्द रोमन भाषा के फैमिला से भी बना है। तो फैमिलिया शब्द यदि आ जाता है तो ये रोमन भाषा से बना है और इसका मतलब दास या नौकर होते हैं। परिवार एक ऐसी संस्था है जहाँ पति पत्नी एक निवास पर बच्चों सहित या बच्चों रहित रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, परिवार एक ऐसी संस्था होगी जिनका निवास स्थान एक सामान्य होगा जहाँ पर सभी सदस्य रह रहे होंगे। इसके सदस्य पति पत्नी होने जरूरी है, बच्चे हों या ना हो, परिवार कहलाएगा। मर्डोक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर 1949, इसमें इन्होंने लगभग 250 समाजों का अध्ययन करके यह पाया कि कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था ना हो। इसका मतलब मर्डोक ने जो 250 परिवारों का समाजों का अध्ययन किया था, उन सभी समाजों में परिवार नामक संस्था थी। तो मर्डोक ने निष्कर्ष निकाला था कि परिवार नामक संस्था है वो सार्वभौमिक का मतलब सभी समाजों में पाई जाती है। अब हम परिवार की परिभाषाओं के बारे में यहाँ से पढ़ेंगे। विभिन्न विद्वानों ने परिवार को परिभाषित किया है। मर्डोक ने क्या कहा है, परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले ही बताया था आपको कि मर्डोक ने लगभग 250 समाजों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि प्रत्येक समाज में परिवार नामक संस्था है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि परिवार एक सार्वभौमिक यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। बोगार्ड्स ने क्या कहा है, परिवार पारिवारिक समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। प्रथम मानवीय पाठशाला का मतलब परिवार ही वो प्रथम पाठशाला है जिसमें रहकर मनुष्य मानवीय गुणों को सीखता है। मानवीय गुण कौन कौन से, दया, सहानुभूति, सहयोग, प्रेम, लगाव, भाईचारा, ये सब गुण परिवार के अंदर रहकर व्यक्ति सीखता है। मैकाइवर और पेच ने एक बहुत सुंदर रूप से इसको परिभाषित किया है। परिवार एक ऐसा समूह है जिसमें यौन संबंध पाए जाते हैं। इसका मतलब यौन संबंध किन किन के बीच में पाएंगे, स्त्री और पुरुष, उनका आपस में क्या संबंध होगा, पति और पत्नी। इसका मतलब जब एक स्त्री और पुरुष पति पत्नी के रूप में वैवाहिक संस्था के माध्यम से यौन संबंध स्थापित करते हैं और फिर जो बच्चों के प्रजनन और इनसेसिव रिप्रोडक्शन होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं उनका पालन पोषण की व्यवस्था करता है, यही समूह परिवार कहलाता है। इसका मतलब मैकाइवर और पेच ने क्या माना कि परिवार के अंदर पति पत्नी होते हैं, उनके बीच में यौन संबंध पाए जाते हैं और इसके माध्यम से बच्चों का पालन पोषण और प्रजनन की व्यवस्था भी परिवार करता है। लूसी मेयर ने क्या कहा है, परिवार का कानूनी आधार विवाह है। इसका मतलब कानूनी आधार विवाह का मतलब परिवार है वो विवाह पर निर्भर है, क्योंकि विवाहिक संस्था ही पति पत्नी को यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति देती है। अकबर्न व नीमकोफ के अनुसार परिवार बच्चों रहित या बच्चों सहित, इसका मतलब अकबर्न और नीमकोफ क्या कह रहे हैं कि एक ऐसा परिवार जिसमें बच्चे हो भी सकते हैं और बच्चे ना भी हों, लेकिन पति पत्नी उसके अंदर जरूर होंगे, लगभग एक स्थायी समिति या संघ है। इसका मतलब ये सदैव चलने वाली एक संस्था है, समिति है, संघ है। सदैव चलने वाली क्यों है, क्योंकि उनमें जो जो परिवार के सदस्यों की मृत्यु होती है उसी आधार पर आगे वंश भी चलता रहता है। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि परिवार विवाह पर आधारित एक सार्वभौमिक और स्थायी संघ है जिसमें पति पत्नी अकेले या अपने बच्चों के साथ एक स्थान पर निवास करते हैं। इसका हम एक एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। जैसे एक लड़का और एक लड़की है, उन्होंने आपस में विवाह किया, उसके पश्चात वो आपस में संबंध भी स्थापित करेंगे, उनके बच्चे भी होंगे, उनका पालन पोषण भी किया जाएगा, भावनात्मक रूप से भी वो आपस में उनका लगाव होगा, उनके आपस में सहयोग भी होगा। और ये जो सारा ये प्रक्रिया है, इन सबको यदि मिला दें तो वो परिवार कहलाता है, क्योंकि एक निश्चित स्थान पर निवास स्थान भी होता है, उनकी एक आर्थिक व्यवस्था भी होती है, उनकी एक संरचना भी होती है। इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले अपने परिवार, खुद के परिवार के बारे में हम सोच सकते हैं। जैसे अपने खुद का परिवार है, उसके अंदर अपने मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा हैं तो वैवाहिक संस्था के द्वारा आपस में पति पत्नी बने और फिर उनकी संतानें हुई, यानी हम हुए, और हमारा उन्होंने पालन पोषण किया। इसका मतलब पति पत्नी और उनकी संतानों को मिला दें तो वो एक परिवार कहलाता है। वो एक निश्चित स्थान पर भी रहता है, परंतु यदि उनके संतान न भी हों और वो एक पति पत्नी के रूप में रह रहे हो तो भी वो
परिवार कहलाएगा। अब इसकी परिवार की बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फैमिली, परिवार है उसके आधारभूत तत्व कौन कौन से, किन से परिवार बनता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। परिवार के आवश्यक तत्व, सर्वप्रथम जो परिवार के लिए जरूरी है वो विवाह है, क्योंकि परिवार के अंदर स्त्री पुरुष है, उनके आपस में संबंध होना जरूरी है, और वो संबंध समाज है वो विवाह के माध्यम से ही वो संबंध स्थापित करने की अनुमति देता है। तो विवाह है वो किसी भी परिवार की सर्वप्रथम आवश्यकता या विशेषता या तत्व है। ये विवाह अलग अलग एकल विवाह हो सकते हैं, सामूहिक विवाह हो सकते हैं, बहुपति विवाह हो सकते हैं, बहुपत्नी विवाह हो सकते हैं, ये अलग अलग प्रकार के हैं। पति पत्नी के बीच में संबंध, दूसरा इसका आधारभूत तत्व है कि पति पत्नी मतलब ये संबंधों पर आधारित है। इसमें ध्यान से सुनना आप, ये इसमें संबंध किस किस के होंगे, इसमें पति पत्नी के बीच में संबंध होंगे जो कि वैवाहिक संबंध होंगे, यौन संबंध इनके बीच में स्थापित होंगे। इसके अलावा इसमें पति पत्नी या फिर माता पिता और उनके बीच में संबंध होंगे जो कि प्रेम और स्नेह पर आधारित होंगे। इसके अलावा परिवार के अंदर भाई बहन के बीच में संबंध होंगे जो कि रकत संबंध होंगे। इसका मतलब परिवार नामक संस्था में आपसी संबंधों का होना जरूरी है। आपसी संबंध दो प्रकार के होते हैं, वैवाहिक संबंध जो पति पत्नी के बीच में होते हैं, और रकत संबंध जो माता पिता और उनकी संतान और भाई बहनों के बीच में होते हैं। यौन संबंध, विवाह नाम जो परिवार नामक संस्था है उस संस्था में पति पत्नी के बीच में यौन संबंध होना भी आवश्यक है, और वो यौन संबंधों की अनुमति वैवाहिक नामक संस्था स्थापित प्रदान करती है। सामान्य निवास स्थान, अब एक पति पत्नी वो एक स्थान विशेष पर रहते भी हैं, जैसे हम अपने परिवार में भी रहते हैं, अपना भी एक सामान्य निवास स्थान है, एक घर है, वही अपना परिवार होगा। तो परिवार में पति पत्नी या फिर उनके जो बच्चे हैं वो एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, तो परिवार नामक संस्था में एक सामान्य निवास स्थान होना भी जरूरी है। रकत संबंध, परिवार के सदस्यों के बीच में रकत संबंध भी पाए जाते हैं। इसमें केवल रकत संबंधी वही परिवार के सदस्य माने जाएंगे। तो रकत संबंधियों में कौन कौन आएंगे, पति पत्नी, उनके बच्चे या भाई बहन। लेकिन यदि किसी बच्चे को गोद लिया है तो वो भी रकत संबंधी माना जाएगा, क्योंकि उस परिवार का वंश उसी से आगे बढ़ेगा। और परिवार के अंतर्गत नौकर या दास है उनको भी परिवार के अंतर्गत शामिल किया जाता है। वंश प्रणाली, परिवार का आवश्यक तत्व वंश प्रणाली है, जिसके आधार पर आगे का वंश चलता है, आगे की मानवता या आगे का जो परिवार नामक संस्था है वो चलती है। वंश है वो दो तरह से निर्धारित किया जा सकता है, मातृवंशीय प्रणाली, पितृवंशीय प्रणाली। जिस परिवार का वंश माता के अनुसार या औरत के अनुसार चलता है वो मातृवंशीय प्रणाली कहलाती है, और जिस परिवार का वंश पिता के अनुसार चलता है वो पितृवंशीय प्रणाली कहलाती है। आर्थिक व्यवस्था, एक परिवार की आर्थिक व्यवस्था भी होनी जरूरी है जो कि बच्चों के पालन पोषण में सहयोग करती है। ये आर्थिक व्यवस्था, इस आर्थिक व्यवस्था के अंतर्गत जो बड़े बुजुर्ग हैं वो कमाने का या आजीविका का कार्य करते हैं। भावनात्मक संबंध, परिवार के सभी सदस्यों के बीच में भावनात्मक संबंध भी पाया जाना जरूरी है। भावनात्मक संबंध का मतलब संबंधों की घनिष्ठता होती है, सभी आपस में एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, एक दूसरे के लिए जान न्यौछावर करना, त्याग या बलिदान देना, इस तरह की भावनात्मक रूप से वो जुड़े हुए होने चाहिए। इसके पश्चात कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए फैमिली, एक परिवार की क्या क्या विशेषताएं होंगी उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो परिवार की विशेषताओं के बारे में हम यहाँ पर डिटेल में पढ़ रहे हैं। परिवार की विशेषताएं हैं वो, सबसे पहला है परिवार विवाह पर आधारित होता है। बिना विवाह के परिवार की स्थापना नहीं हो सकती, क्योंकि यदि अवैध संतान है या शादी से पहले संतान प्राप्ति हुई है या पुत्र या पुत्री की प्राप्ति हुई है तो वो परिवार नहीं माना जाएगा, क्योंकि समाज उसको स्वीकार नहीं करता है। तो परिवार तभी माना जाएगा जब यदि स्त्री और पुरुष वैवाहिक नामक संस्था के साथ साथ में रहते हैं। तो परिवार विवाह पर आधारित है। पति पत्नी के बीच में यौन संबंध, विवाह के माध्यम से पति पत्नी के बीच में यौन संबंध स्थापित होता है। तो परिवार की विशेषता पति पत्नी के बीच में यौन संबंध का भी पाया जाना है। प्रजनन व वंश परंपरा की अवस्था, अब परिवार विवाह पर आधारित होने के बीच में समाज के द्वारा स्वीकृत यौन संबंध वो स्थापित करते हैं, जिससे उनके प्रजनन की प्रक्रिया भी होती है, मतलब उनके संतान भी पैदा होती है और उस संतान से आगे वंश परंपरा आगे बढ़ती है। तो परिवार की विशेषता प्रजनन करना और वंश परंपरा को आगे बढ़ाना भी है। संतान की प्राप्ति व पालन पोषण, परिवार नामक संस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता संतान की प्राप्ति है, क्योंकि परिवार का उद्देश्य ही
संतान प्राप्ति, यौन इच्छाओं की पूर्ति करना है। और उन संतान है जो बच्चे पैदा, उनके पालन पोषण का कार्य भी परिवार नामक संस्था में किया जाता है। परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। इसका मतलब सभी समाजों में, चाहे वो प्राचीन समाज हो, आदिम समाज हो, आधुनिक समाज हो, विकसित समाज हो, अलग विकसित समाज हो, विकासशील समाज हो, या किसी भी तरह का समय हो, सभी प्रकार के समाजों में परिवार नामक की संस्था पाई जाती है। इसके पश्चात सार्वकालिक संस्था। सार्वकालिक का तात्पर्य ये है कि यह हर एक काल में मौजूद रही है। प्राचीन काल में भी थी, आधुनिक काल में भी है और आगे भी रहेगी। तो परिवार नामक संस्था सार्वभौमिक और सार्वकालिक संस्था है। सीमित आकार, परिवार के सदस्यों का आकार है वो सीमित है, इसका असीमित नहीं है, क्योंकि परिवार के जो सदस्य हैं, जो व्यक्ति हैं, उनकी मृत्यु निश्चित है। तो इनकी संख्या असीमित नहीं हो सकती, क्योंकि जो जो व्यक्ति की मृत्यु होती है उसके साथ साथ दूसरे व्यक्ति भी पैदा होते रहते हैं। तो इसमें सदस्यों की संख्या एक निश्चित रहती है, एक सीमित रहती है। असीमित अनिश्चित संख्या बहुत बड़ी संख्या नहीं होती। परिवार के सभी सदस्यों का आपस में रक्त संबंधी होना भी आवश्यक है। परिवार के जितने भी सदस्य हैं वो सभी रक्त संबंधी होते हैं, क्योंकि इसमें पति पत्नी, उनकी संतान होगी जो कि रक्त संबंध पर आधारित है। परंतु यदि कि बच्चे को हमने गोद लिया है तो वो भी रक्त संबंधी माना जाएगा, परिवार का सदस्य माना जाएगा। नौकर और दास भी परिवार के सदस्य माने जाएंगे। परिवार प्राथमिक समूह है। परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि परिवार प्राथमिक समूह है, मौलिक सामाजिक इकाई है। प्राथमिक समूह इसलिए है कि परिवार बच्चा सबसे पहले इसी का सदस्य बनता है। प्राथमिक का मतलब सर्वप्रथम इसी समूह का सदस्य बनता है। इसका आकार छोटा होता है, संबंधों की घनिष्ठता पाई जाती है, अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं और आपस में भावनात्मक रूप से सभी जुड़े हुए होते हैं। मतलब जब ये विशेषताएं कर रहे हैं तो अपने परिवार के बारे में आप यदि सोचेंगे तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाएगा। जैसे अपने परिवार का आकार सीमित है, कितने एक सदस्य, 5, 10, 15, 20। रकत संबंधी, हम ब्लड रिलेशन में हैं सारे। प्राथमिक समूह है, सभी को एक दूसरे, आकार भी छोटा है, घनिष्ठ रूप से जानते भी हैं। अपनत्व की भावना, परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता ये होती है कि यहाँ सभी सदस्यों में स्वार्थ या मैं की भावना नहीं पाई जाती, बल्कि उसकी जगह अपनापन या हम की भावना पाई जाती है। हम की भावना का मतलब ये हो गया कि सभी साथ मिलकर कार्य करते हैं, एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। भावनात्मक, परिवार में सभी सदस्य भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं, सभी एक दूसरे की फीलिंग्स को, भावनाओं को समझते हैं, सुख दुख में एक दूसरे के साथी होते हैं और एक दूसरे के लिए किसी भी तरह का त्याग करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। अनिवार्य सदस्यता, परिवार की सदस्यता अनिवार्य होती है, ऐच्छिक नहीं होती है, क्योंकि ये जन्म परिवार है वो जन्म पर आधारित होता है। इसलिए परिवार की सदस्यता भी अनिवार्य है। हम जानबूझकर परिवार की सदस्यता न तो छोड़ सकते हैं, न किसी परिवार की सदस्यता ले सकते हैं। सदस्यों के उत्तरदायी, तो परिवार के सभी सदस्यों के उत्तरदायित्व तो निश्चित है। जैसे बड़े बुजुर्ग हैं वो सामाजिक कार्य करेंगे और युवा है वो आर्थिक कार्य करेंगे, बच्चे हैं वो मनोरंजनात्मक कार्य करेंगे। तो परिवार के सभी सदस्यों का उत्तरदायित्व और कर्तव्य निश्चित होते हैं। एक सामान्य निवास स्थान, परिवार के सभी सदस्यों का एक सामान्य निवास स्थान भी होता है। सामान्य निवास स्थान का तात्पर्य ये हुआ कि एक विशेष जगह, जहाँ पर एक विशेष जगह एक छत के नीचे सभी सदस्य रहते हैं या वहीं पर वो सोते हैं, उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, हंसी मजाक करते हैं, बातें करते हैं, वो सामान्य निवास स्थान परिवार के लिए होना जरूरी है। जैसे अपना एक सामान्य निवास स्थान है, आप कहाँ पर रह रहे हैं, अपना कौन सा घर है। आर्थिक व्यवस्था, और परिवार की एक महत्वपूर्ण विशेषता आर्थिक व्यवस्था भी होती है। आर्थिक व्यवस्था का तात्पर्य ये है कि बच्चों के पालन पोषण के लिए, उनकी भरण पोषण के लिए, उनके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उनके आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पैसों की ज़रूरत पड़ती है। तो परिवार की आर्थिक व्यवस्था भी होती है जो आजीविका चलाने का कार्य करती है। इसमें जो बड़े लोग हैं वो इस आर्थिक व्यवस्था में अग्रणी भूमिका निभाते हैं और जो बच्चे हैं, वयस्क हैं, वो इसमें इनका सहयोग करते हैं। इसके पश्चात हम आगे करते हैं, परिवार समाजीकरण पर आधारित है। परिवार नामक संस्था समाजीकरण पर आधारित है। इसमें सामाजिक मूल्यों को सीखा जाता है और सिखाया जाता है। समाज के नियम, मूल्य, आदर्श जो भी है वो सब नियम, मूल्य, आदर्श है वो बड़े बुजुर्गों के द्वारा छोटे बच्चों को सिखाए जाते हैं। जो रीति रिवाजें, परंपराएं हैं वो बड़ों के
जो बड़े अपनी भूमिका निभाते हैं, उन भूमिकाओं को देखकर जो छोटे बच्चे हैं वो भी उन चीज़ों को सीखते हैं और उनका समाजीकरण होता है। सामाजिक नियंत्रण, परिवार की एक अन्य विशेषता सामाजिक नियंत्रण पर आधारित होना है। परिवार के सभी सदस्य एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। क्यों नियंत्रण स्थापित करते हैं? क्योंकि दोनों एक दूसरे के सम्मुख होते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं, एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे के व्यवहार से भी परिचित होते हैं। इसीलिए न तो कोई छोटा बालक बड़ों के सामने गलत कार्य करने की सोचता है, न बड़ा छोटों के सामने। इसका मतलब दोनों ही एक दूसरे के माध्यम से एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण स्थापित करते हैं। परिवार नामक संस्था ये दीर्घकालीन समूह है, आवश्यकताओं की पूर्ति करने का एक दीर्घकालीन समूह है। दीर्घकालीन समूह का मतलब ये हुआ कि यह लंबे समय तक लगभग स्थायी समूह है, क्योंकि परिवार के सदस्यों की मृत्यु हो जाती है, परंतु उनके स्थान पर जो नए बच्चे पैदा होते हैं वो आगे की परंपरा को, आगे के वंश को चलाते हैं। तो परिवार यदि कब किस अवस्था में भंग होता है? यदि परिवार के सदस्य पति पत्नी की मृत्यु हो जाए या उनका तलाक हो जाए, उस स्थिति में परिवार नामक संस्था है वो भंग हो जाती है, टूट जाती है। अदरवाइज परिवार है वो एक स्थायी और दीर्घकालीन समूह है। निरंतरता और स्थायित्व, परिवार में निरंतरता है। परिवार के सदस्यों की मृत्यु होती रहती है, लेकिन परिवार नामक संस्था वंश परंपरा पर आधारित होने के कारण निरंतर चलती रहती है। स्थायित्व का मतलब युवा परिवार पहले भी थे, अब भी है और आगे भी रहेंगे। सामाजिक संरचना के केंद्र बिंदु, परिवार है वो सामाजिक संरचना के केंद्र बिंदु है। इसी से सामाजिक संरचना की शुरुआत होती है और यहीं से व्यक्ति सामाजिक मूल्यों को सीखता है और परिवार नामक संस्था से सामाजिक मूल्यों को पीढ़ी दर पीढ़ी आगे स्थानांतरित किया जाता है। तो सामाजिक संरचना के केंद्र बिंदु या धुरी है वो परिवार नामक संस्था है। तो इस तरह से आपने इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। अब कंप्लीट एक्सप्लेन ऑफ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूरी तरह से अच्छी तरह से एक्सप्लेन कैसे किया जाएगा उसके बारे में हमने आपको यहाँ पर ये एक्सप्लेन करके बताया है। तो ये स्लाइड हम पहले एक्सप्लेन आपको कर चुके हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर परिवार के आवश्यक तत्व है, ये क्वेश्चन कैसे लिखेंगे? परिवार के आवश्यक तत्वों को निम्न बिंदुओं से स्पष्ट किया जाता है। विवाह, परिवार का सर्वप्रथम आवश्यक तत्व विवाह है, अर्थात विवाह उपरांत ही वैध रूप से परिवार की स्थापना होती है। बिना विवाह के यदि एक स्त्री और पुरुष साथ रह रहे हैं तो वो परिवार का निर्माण नहीं माना जाता। पति पत्नी के बीच में संबंध, विवाह के पश्चात एक स्त्री और पुरुष के आपसी संबंध एक पति पत्नी के रूप में हो जाते हैं, मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित हो जाते हैं जो कि परिवार की स्थापना के लिए आवश्यक होते हैं। माता पिता व संतान के बीच पति पत्नी के बीच में संबंध पाए जाते हैं, माता पिता व संतान के बीच में संबंध पाए जाते हैं, भाई बहनों का संबंध पाया जाता है। प्रथम संबंध है वो क्या है? वैवाहिक संबंध है, और अन्य दो संबंध रकत संबंध है। यौन संबंधों पर आधारित, परिवार नामक संस्था की स्थापना के लिए स्त्री और पुरुष के बीच में वैध या सामाजिक रूप से स्वीकृत यौन संबंधों का होना भी आवश्यक है, जिससे संतान पैदा होती है जो परिवार के निर्माण का आधार है। सामान्य निवास स्थान, परिवार के लिए एक सामान्य निवास स्थान का होना भी अति आवश्यक है, जिसके अंदर सभी सदस्य एक जगह पर आपस में मिलजुल कर रहते हैं। रकत संबंध, जिन व्यक्तियों में आपस में रकत संबंध हो वही परिवार के सदस्य माने जाते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र या पुत्री भी रकत संबंधी माना जाएगा, क्योंकि आगे का वंश उन्हीं के आधार पर चलेगा। वंश प्रणाली, वंश प्रणाली मातृसत्तात्मक भी हो सकती है और पितृसत्तात्मक भी हो सकती है, इसी आधार पर आगे के वंश का निर्धारण होता है। आर्थिक व्यवस्था, परिवार के लिए आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तथा परिवार के सदस्यों के पालन पोषण के लिए आर्थिक व्यवस्था भी होती है। भावनात्मक संबंध, परिवार के सभी सदस्यों का आपस में भावनात्मक लगाव जरूरी है। सभी सदस्य एक दूसरे के सुख दुख के साथी होते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि परिवार विवाह पश्चात पति पत्नी के आपसी संबंधों पर आधारित एक ऐसी इकाई है जिसके सभी सदस्य रक्त संबंधी और भावनात्मक रूप से जुड़े हुए होते हैं तथा एक सामान्य स्थान पर निवास करते हैं। परिवार की विशेषताएं, परिवार एक सार्वभौमिक सार्वकालिक संक्षिप्त समाजीकरण और सामाजिक नियंत्रण की प्राथमिक मौलिक इकाई है। परिवार की विशेषताएं निम्न बिंदुओं से स्पष्ट है। विवाह पर आधारित, परिवार की स्थापना विवाह के पश्चात ही हुई है, इसीलिए लूसी मेयर ने कहा है कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है।
पति पत्नी के यौन संबंध। परिवार सामाजिक मान्यता प्राप्त वह संस्था है जो स्त्री पुरुष के यौन संबंधों को सामाजिक और कानूनी आधार पर स्वीकार करती है। प्रजनन व वंश परंपरा। पति पत्नी के बीच में यौन संबंध स्थापित होंगे तो इससे संतान की प्राप्ति होगी, जिससे आगे चलकर वंश का निर्धारण भी किया जाता है। संतान का पालन पोषण। पति पत्नी के आपसी संबंधों से जिस संतान की प्राप्ति होगी उसके पालन पोषण का कार्य भी परिवार के सदस्यों द्वारा संपन्न किया जाता है। सार्वभौमिक संस्था। मर्डॉक ने 250 परिवारों का अध्ययन करके पाया कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है, अर्थात परिवार सभी समाजों में पाई जाने वाली संस्था है। सार्वकालिक संस्था। सार्वभौमिकता के साथ साथ परिवार एक सार्वकालिक संस्था भी है, अर्थात जब से सभ्यता का विकास हुआ तब से सभी कालों में यह संस्था विद्यमान रही है। इसी आधार पर मेलिनवोस्की ने भी कहा था कि मनुष्य पशु अवस्था से जो अपने साथ एक संस्था लेकर आया है वो परिवार नामक संस्था है। सीमित आकार। परिवार का आकार छोटा अर्थात सीमित होता है। तात्पर्य यह है कि इसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। कम इसलिए होती है कि बुजुर्ग होने के पश्चात व्यक्ति निश्चित आयु प्राप्त करने के साथ उनकी मृत्यु भी होती रहती है और नए संतान भी आगे होती रहती है, तो इससे जो सदस्यों की संख्या असीमित नहीं होती वो सीमित रहती है। रक्त संबंध। परिवार के सभी सदस्य आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। सब सदस्यों में रक्त संबंध पाए जाते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र पुत्री भी रक्त संबंधी माना जाएगा। प्राथमिक समूह। परिवार के सदस्यों में घनिष्ठ संबंध, छोटा आकार, अपनत्व की भावना, भावनात्मक जुड़ाव आदि ये सब प्राथमिक समूह की विशेषताएं हैं। ये सब विशेषताएं परिवार नामक संस्था में पाई जाती है, इसीलिए परिवार को प्राथमिक समूह कहा गया है। चार्ल्स कूले ने परिवार को प्राथमिक समूह में शामिल किया है क्योंकि कूले ने प्राथमिक समूह में परिवार, पड़ोस और दोस्तों को शामिल किया है। अपनत्व की भावना। परिवार एक प्राथमिक समूह होने के कारण इसमें अपनत्व की भावना भी पाई जाती है, अर्थात मैं की भावना की जगह हम की भावना, एक दूसरे के सहयोग की भावना, एक दूसरे के लिए मर मिटने की भावना, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना इसमें पाई जाती है। भावनात्मक लगाव। परिवार के सभी सदस्य परस्पर प्रेम, सहानुभूति, सहयोग, दया, त्याग आदि की भावना से जुड़े होते हैं, अर्थात सभी सदस्य आपस में सुख दुख के साथी होते हैं, एक दूसरे के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं। अनिवार्य सदस्यता। परिवार की सदस्यता ऐच्छिक नहीं बल्कि अनिवार्य होती है। अनिवार्य का तात्पर्य ये है कि व्यक्ति किसी न किसी परिवार का सदस्य जरूर होगा, मतलब जिस परिवार के अंदर उसने जन्म लिया है उस परिवार का वह सदस्य होगा। इसमें अपनी मर्जी से वो किसी भी परिवार का सदस्य नहीं बन सकता। हालांकि विवाह के उपरांत जो मातृस्थानिक पितृस्थानिक परिवार है जिनका हम अगले वीडियो में बताएंगे, उनके आधार पर वो दूसरे परिवार की सदस्यता ले सकता है, परंतु इसकी मौलिक जो परिवार है वो भी उसका रहता है। सदस्यों के उत्तरदायित्व। परिवार के सभी सदस्यों के उत्तरदायित्व निश्चित होते हैं। फिर उनके कौन कौन से कार्य, कौन कौन से अधिकार है ये निश्चित होते हैं। जैसे सामाजिक कार्यों का उत्तरदायित्व बुजुर्गों पर और आर्थिक कार्यों का उत्तरदायित्व युवाओं पर, वह मनोरंजनात्मक खेल संबंधी कार्यों का उत्तरदायित्व बच्चों का होता है। सामान्य निवास स्थान। एक परिवार के सभी सदस्यों का एक सामान्य निवास स्थान होता है, अर्थात एक जगह पर सभी सदस्य आपसे मिलजुल कर सहयोगात्मक रूप से रहते हैं। आर्थिक व्यवस्था। परिवार की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति व सदस्यों के पालन पोषण के लिए एक आर्थिक व्यवस्था भी होती है, क्योंकि बिना आर्थिक व्यवस्था के परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं की जा सकती। परिवार की सभी आवश्यकताएं राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक आदि आवश्यकताओं की पूर्ति का आधार है वो परिवार ही है। परिवार में रहकर इन सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सकती है। एक इसके सामाजिकरण। परिवार सामाजिकरण की एक प्रमुख संस्था है। सामाजिकरण का तात्पर्य ये है कि परिवार समाज के आदर्श, मूल्य, विचार, व्यवहार आदि होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो वो मात्र एक जैविकीय प्राणी होता है। परिवार नामक संस्था में रहकर बड़े लोगों को भूमिकाएं निभाते देखकर उनकी नकल करके, अनुकरण करके बालक है वो सामाजिक मूल्यों, आदर्शों, विचार, व्यवहार आदि को सीखता है। इसीलिए बोगार्ट्स ने भी इसे प्रथम मानवीय पाठशाला माना है और फिर इन सीखे हुए व्यवहार को आने वाली पीढ़ियों को भी वो हस्तांतरित करता है। सामाजिक नियंत्रण। परिवार का छोटा आकार और सदस्यों का आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होना, सभी एक दूसरे के सामने मौजूद होना, एक दूसरे को जानना आदि एक दूसरे के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित भी करते हैं। दीर्घकालीन समूह। परिवार एक दीर्घकालीन समूह है। आकबर्न और नीमकोफ के अनुसार परिवार बच्चों रहित या बच्चों सहित
पति पत्नी का लगभग एक स्थायी संग है। निरंतरता व स्थायित्व, परिवार में स्थायित्व भी है, अर्थात यह पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। इसमें परिवर्तनशीलता या निरंतरता का तात्पर्य यह है कि यह विभिन्न सामाजिक परिवर्तनों के अनुसार अपने आप को ढाल रहा है। परिवर्तनशीलता का हम ये भी लिख सकते हैं, पहले संयुक्त परिवार थे, आज देखो टूटकर एकल परिवार भी बन रहे हैं। बहुपत्नी परिवार थे, बहुपति विवाह परिवार थे, वो एक पति पत्नी या एकल परिवार में बदल रही हैं। अतः उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि परिवार विवाह पर आधारित एक स्थायी, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, दीर्घकालीन अपंतव की भावना पर आधारित प्राथमिक सामाजिक इकाई है, जो बालक का समाजीकरण करते हुए उस पर सामाजिक नियंत्रण स्थापित करती है। सेल्फ असेसमेंट सेशन में फैमुलस शब्द किस भाषा का शब्द है? सोशोलॉजी ऑफ फैमिली पुस्तक के लेखक कौन है? परिवार को परिभाषित कीजिए। तीनों प्रश्न 2-2 नंबर के हैं। परिवार से आप क्या समझते हैं? परिवार की आवश्यक तत्वों और विशेषताओं को समझाइए। ये क्वेश्चन 16 नंबर का है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।